हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले अध्याय को देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या किस प्रकार से इसका भारत के मुख्य भू आकृति का विभाजन किया गया है, उन सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने के दरमियान में ही इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो याद हो जाए। तो आइए मैप के द्वारा ऐसा पढ़ेंगे कि पूरा याद हो जाए। तो भारत का भौतिक स्वरूप देखा जाए, भारत के मुख्य भू आकृति, जो भारत का मुख्य भू आकृति है, इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है? भौतिक आधार पर। भौतिक संरचना एवं धरातल स्वरूप के आधार पर। तो भौतिक संरचना एवं धरातल स्वरूप के आधार पर जो भारत के मुख्य भूमि का विभाजन है वह निम्नलिखित तरीकों से किया गया। पहला है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, और अगला विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, यानी जो उत्तरी भारत का जो निर्माण हुआ उस मैदान का, उसके बारे में। उसके बाद भारतीय मरुस्थल। उसके बाद द्वीप समूह, जो द्वीप हैं उसका। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इस तरह से क्या किया गया है? भारत के मुख्य भू आकृति का विभाजन किया गया है। पहला हम लोगों ने देखा कि उत्तर पर्वतीय श्रृंखला के आधार पर, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार पर, और तीसरा उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद भारतीय मरुस्थलीय। उसके बाद एक चीज और है, फिर तटीय भी है। एक है तटीय मैदान, यानी जो तट के किनारे, समुद्री तट के किनारे जो मैदान का निर्माण हुआ उसके बारे में भी पढ़ना। और छठा है द्वीप समूह, जो भी द्वीप है भारत में उसका। तो इस तरह से क्या किया गया है? भारत के मुख्य भू आकृति का विभाजन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 6 देख लिया। एक बार चीज़ों को रिकॉल, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला जिसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद उत्तर विशाल का मैदान, क्रमबद्ध से सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बारी बारी से करके हम लोग समझते हैं कि उत्तर पर्वतीय श्रृंखला को किस आधार पर बांटा गया है। तो देखा जाए, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला की बात की जाए तो यह 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? अगर उत्तर भारत की बात की जाए, पहला ट्रांस हिमालय, और दूसरा बृहद या महान हिमालय, और तीसरा निम्न या लघु हिमालय, और चौथा बायर या शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से उत्तर पर्वतीय श्रृंखला को क्या है? 4 भागों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद या महान हिमालय, तीसरा निम्न या लघु हिमालय, बायर या शिवालिक हिमालय। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। यह जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार बात की जाए सिंधु नदी
यहाँ से जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में है वहाँ पर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को क्या होता है, यह जन्म देता है। तो इससे कौन कौन है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों का क्या हुआ है, यहाँ पर विस्तार हुआ है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बात की जाए तो इसका जो ट्रांस हिमालय है यह उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग कहने का मतलब इस क्षेत्र में, देखिए ट्रांस हिमालय इस तरह है, इसका उत्तरी क्षेत्र में ट्रांस हिमालय के उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में काकाकोरम, लद्दाख, जसकार तथा कैलाश की पर्वत श्रेणियां शामिल है। और इसी काकाकोरम श्रेणी में जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वह K2 स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे काकाकोरम की श्रेणी में K2 जो अभी कहाँ है, यह POK में पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में यह K2 शामिल है। और इसी K2 के ठीक दक्षिण समानांतर लद्दाख श्रेणियाँ, और इसी लद्दाख में क्या है, एक राकापोसी कर क्या है, सर्वोच्च ढाल है, यानी तीव्र ढाल की चोटी है राकापोसी जो लद्दाख में है। तो यह इसके लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद इस K2 को जो काकाकोरम में स्थित है K2, इसकी ऊंचाई बात की जाए तो वह 8,611 किलोमीटर है। और इस K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और एक अन्य नाम क्या है, गौरी नंदा। तो ध्यान रखेंगे K2 को गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। यही काकाकोरम श्रेणी यह पश्चिमी क्षेत्र में पामीर की गांठ से विस्तृत हो जाता है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आने पर यह कैलाश पर्वत श्रेणियों के रूप में विस्तृत हो जाता है। उसके बाद बात की जाए कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां श्योक, वह क्या करती है, लद्दाख के एक दूसरे की ओर से होकर गुजरती है, जो कि हम लोग नदियों में भी पढ़े थे। तो वह सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदियां वह क्या करती है, आगे लद्दाख को क्या करती है, काटती है, और वहाँ पर एक महाखंड निर्माण करती है, वो बुंज महाखंड, जिसकी ऊंचाई हम बताए थे 5200 मीटर है। तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हो गया। उसके बाद महान हिमालय या बृहत हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो महान हिमालय या बृहत हिमालय, इसका जो विस्तार है सिंधु नदी के गौड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है वहां तक यह विस्तृत है। कौन, बृहत हिमालय। इस बृहत हिमालय के अंतर्गत जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसमें बात की जाए माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वह इसी में शामिल है। कंचनजंगा, वह भी सर्वोच्च चोटी इसी में शामिल है, जिसकी ऊंचाई कंचनजंगा का 8,598 मीटर, शायद इसी है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा पर्वत, यह भी क्या है, यानी सर्वोच्च चोटियाँ यह इसी बृहत हिमालय के अंतर्गत में शामिल है। उसके बाद बात की जाए बृहत हिमालय के बाद निम्न या लघु हिमालय। यह निम्न या लघु हिमालय इस, यानी ये जो बृहत हिमालय है इसके नीचे जस्ट बृहत हिमालय, इसी के समानांतर क्या है, निम्न या लघु हिमालय है। ठीक इसी के समानांतर इसका विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर निम्न या लघु हिमालय का है। इसके अंतर्गत निम्न या लघु हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस हिमालय के अंतर्गत केदारनाथ, इस हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां हैं वह पीर पंजाल और धौलाधर, ये प्रमुख
श्रेणियां शामिल है। और इसी पीर पंजाल के दो प्रमुख दर्रे कौन कौन, बुर्जील और बनिहाल, यह क्या है, इस क्षेत्र में शामिल है। और आपको बता दें कि जो पीर पंजाल है यह कश्मीर के सबसे लंबे प्रमुख दर्रे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद निम्न हिमालय के बाद आता है बाह्य हिमालय। यह बाह्य हिमालय क्या है, तो यह बाह्य हिमालय जो है, और निम्न हिमालय की एक और विशेषता क्या है कि निम्न हिमालय की बात की जाए तो निम्न हिमालय की चौड़ाई बात की जाए तो यह 60 से 80 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। और जो इसकी ऊंचाई है यहाँ पर मैक्सिमम मतलब जो एवरेज ऊंचाई बात की गई लगभग 300 से 4500 मीटर यहाँ पर ऊंचाई बात कीजिए। और इसी निम्न हिमालय में क्या है, शीत ऋतु में 3 से 4 मंथ क्या होता है, बर्फ पड़ती है। और ग्रीष्म ऋतु में इस निम्न हिमालय के अंतर्गत जो ऋतु होता है काफ़ी सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ध्यान में रखेंगे यह जो निम्न हिमालय है यह ठीक बृहत हिमालय के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3000 से 4500 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत प्रमुख दर्रा पीर पंजाल और धौलाधर है। जिस पीर पंजाल के दो प्रमुख दर्रे बुर्जील और बनिहाल भी इसी में शामिल है। उसके बाद यह जो शीत ऋतु में यहाँ क्या होते हैं, 3 से 4 महीने काफ़ी बर्फ पड़ते हैं तथा जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें मौसम सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसके बाद बाह्य हिमालय की बात की जाए तो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय श्रेणी का सबसे बाहरी और दक्षिणी बोले तो सबसे निचली सिरा है, जो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी चौड़ाई यह 10 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत में है। उसके बाद इस बाह्य हिमालय की बात की जाए तो इस बाह्य हिमालय के अंतर्गत क्या है, इस बाह्य हिमालय के यानी पश्चिमी छोर में इसे दून के नाम से जाना जाता है और पूर्वी क्षेत्र में द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, उसके बाद पाटली दून, और द्वार में बात की जाए तो हरिद्वार, ये सभी प्रसिद्ध यहाँ पर दून हैं। उसके बाद इस यानी जो खेती की संभावना अत्यधिक होने के कारण बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय खेती की संभावना अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर क्या है, सघन निवास का स्थान है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर पर्वतीय के ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, निम्न हिमालय और बाह्य हिमालय को देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि ये तो हो गया पूरब से पश्चिम की ओर जो हिमालय का विस्तार है उसे 3 भागों में बांटा गया। और उसके बाद इस तरह से यानी दक्षिण से उत्तर इसे कश्मीर हिमालय, यानी दक्षिण से उत्तर में इसे 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, कश्मीर हिमालय, उसके बाद कश्मीर हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो आइए एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। कश्मीर हिमालय, यह जो कश्मीर हिमालय है सिंधु यानी सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र को हम लोग कश्मीर हिमालय या इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार जो है, इस पर्वतीय सीमा का विस्तार उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी अत्यधिक है। इसकी ऊंचाई की बात, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 250 से 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह लंबाई लगभग 560 किलोमीटर इसका लंबाई है।
और इस किस कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत में काकाकोरम हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, तो ये सभी श्रेणियाँ लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सभी क्या हैं, इसके अंतर्गत में शामिल हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो इस कुमायूं हिमालय को के अंतर्गत इसकी जो सीमा है यह सतलज नदी से लेकर इसका विस्तार है काली नदी तक। और इसकी सीमा की बात की जाए तो यह कश्मीर हिमालय की तुलना में इसकी ऊंचाई थोड़ा अधिक है। इसकी बात की जाए, इसकी लंबाई तो यह 300 किलोमीटर, 300 नहीं है, 320 किलोमीटर, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद इसका विस्तार सतलज से काली नदी के बीच में है और इसकी ऊंचाई क्या है, थोड़ा अधिक है। किसकी अपेक्षा में, यह कश्मीर हिमालय की अपेक्षा में। उसके बाद यह कहाँ है, यह हिमाचल प्रदेश में है और इसी क्षेत्र में कुमायूं हिमालय में क्या है, नैनीताल प्रसिद्ध है, नैनीताल है। और इस कुमायूं हिमालय के पश्चिम में इसे गढ़वाल हिमालय तथा पूरब में कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सभी प्रमुख श्रेणियां इसी हिमालय के अंतर्गत में, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में, तथा गंगा और यमुना की क्या जो उद्गम स्थल है, कौन, गंगा यमुना का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री और यमुनोत्री, वह भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में ही आता है। तो ध्यान में रखेंगे इसका विस्तार क्या है, सतलज से काली नदी पर, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा गंगा यमुना का उद्गम क्षेत्र भी इसी स्थान में शामिल है। उसके बाद बात की जाए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की बात की जाए तो इसके बारे में देखते हैं। जो नेपाल हिमालय है यह, इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर की लंबाई में है। और यह जो नेपाल हिमालय है यह, इसका जो चौड़ाई अत्यंत कम है, यह उतना चौड़ा नहीं है। और इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत में क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटियां शामिल है। कौन कौन से हो गया, एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया जिसकी ऊंचाई हम लोग देखें 8,848, फिर कंचनजंगा हो गया, उसके बाद नंगा पर्वत हो गया, उसके बाद नंदा पर्वत हो गया। ये सभी प्रमुख चोटियां इस क्या है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। और यही जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है असम हिमालय, यह क्या हो गया, असम हिमालय का जो क्षेत्र है वह तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बारे में चर्चा हम लोग कल जो है नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या था, जो तीस्ता नदी है यह पहले गंगा की सहायक नदियां थी, लेकिन 1787 में बाढ़ आने के कारण आकस्मिक परिवर्तन होकर वह अब क्या हो गई, डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में जाकर मिलती, यहीं पर है तीस्ता नदी। और इसका अब असम हिमालय की बात की जाए तो वह तीस्ता नदी से कहाँ तक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी यानी जब हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है वहाँ तक है, तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और हम आपको बता दें कि इस नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय तथा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद असम हिमालय जिसका विस्तार हम लोग अभी चर्चा किए, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसका लंबाई बात की जाए यह 800 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है नेपाल हिमालय की तुलना में थोड़ा कम है, और लेकिन नेपाल हिमालय का भी ऊंचाई कुमायूं की तुलना में अधिक था, तो इसका जो ऊंचाई है वह थोड़ा कम है। इस असम हिमालय के अंतर्गत में जो हिमालय का चोटी है नामचा बर्मा, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, वह इसी असम हिमालय के अंतर्गत में आता, तथा इसका दो प्रमुख दर्रा
क्या, बुर्जील दर्रा, बुर्जील और बनिहाल, ये दो प्रमुख दर्रे इसी क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला का पश्चिम से पूर्वी विस्तार तथा उत्तरी से दक्षिणी जो भागों में बांटा गया है, जिसमें कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में चर्चा की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान में रखेंगे, असम हिमालय, जो कश्मीर हिमालय था उसमें मुख्यतः कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा था, काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सभी इसमें आ रहा था। और इसी में केटू भी था। तो आप देख सकते हैं, अगर केटू की बात की जाए तो पूर्वी से पश्चिमी विस्तार में महान हिमालय के अंतर्गत में आ रहा था। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार, कुमायूं हिमालय का विस्तार क्या, कहाँ से कहाँ तक है, जो कुमायूं विस्तार है यह लगभग 560 किलोमीटर इसका लंबा है। 560 तो कश्मीर था, इसका है। तो कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। यह कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय की तुलना में अत्यधिक ऊंचा भी है। और इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी इसमें शामिल था। गंगोत्री तथा उसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, जो सर्वोच्च चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये सभी सर्वोच्च चोटियां इसमें आ रही थी। और यही जो माउंट एवरेस्ट है वह, इसकी ऊंचाई 8,848 जो सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा जो भारत में स्थित है वह भी इसी में है। और इस सागर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल का सागर माथा के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने असम हिमालय देखा, जिसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के था। तो उसमें हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जिसमें हम लोगों ने नामचा बर्मा देखा जो 7,756 मीटर था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी इसके नीचे जो भी है वह प्रायद्वीपीय पठार। यानी आप कह सकते हैं जो यहाँ पर नर्मदा नदी था, यहाँ पर ताप्ती नदी था और यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी था। तो विंध्याचल श्रेणी ये क्या करता है, ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विस्तार करता है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार देखें। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो इसकी जो क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है यह लगभग 1400 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखेंगे, पूरब से पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार, इसकी क्या है, पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर लगभग लंबी है। और बात की जाए यह उत्तर से दक्षिण, यह लगभग 1600 किलोमीटर है, लगभग बता रहे हैं 1600 किलोमीटर के आसपास में इसका विस्तार है। और इस प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर पूरब में क्या है, इसके उत्तर पूरब में है। और उत्तरी भाग में कह सकते हैं क्या है, अरावली श्रेणी है। उसके बाद और क्या है, विंध्याचल श्रेणी है। उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार का 3 श्रेणियां हैं। उसके बाद इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी भाग के रूप में जानते हैं तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी भाग के रूप में जानते हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूरब में क्या है, छोटा नागपुर या बघेलखंड का पठार है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी तथा उत्तर में पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। अब ध्यान देंगे, अरावली पर्वत श्रेणियां क्या है, इसका विस्तार कहां पर है, यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है। हम उत्तर पूरब लिख दिए, यहां पर उत्तर पश्चिम होगा। हाँ, ये तो उत्तर पूरब भी लिखना सही था, क्योंकि उत्तर पूरब क्या है, इसका जो उत्तर पूरब में है, उत्तर और पूर्व में क्या है, पहाड़ियों का विस्तार है। जैसे अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये सभी इसका विस्तार है। कुछ इधर है, कुछ इधर है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी क्या है, इसका जो विस्तार है यह यानी पश्चिम उत्तर की से लेकर, यानी पश्चिम उत्तर से लेकर गुजरात के पश्चिम और
उत्तर से लेकर यह दिल्ली तक उत्तर पूर्व में लगभग 800 किलोमीटर का क्या है, अरावली श्रेणी 800 किलोमीटर के लंबाई में विस्तृत है। तो ध्यान में देंगे, अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो यह प्रायद्वीपीय पठार का किधर हो गया, यह हो गया पश्चिम से लेकर उत्तर तक, और गुजरात श्रेणी से बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर, यानी गुजरात के ये हो गया दक्षिण पोर्शन और उत्तर पोर्शन, दक्षिण उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी तक है। तो इस अरावली श्रेणी जो क्या भारत की सबसे पुरानी और विश्व की भी सबसे पुरानी चोटी श्रेणी बोला जाता है, तो सर्वाधिक प्राचीन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन श्रेणी है, प्राचीन पर्वत है, तो यह हो जाएगा अरावली की पहाड़ी। यह लगभग 800 किलोमीटर में दिल्ली के क्षेत्र में, इसे दिल्ली का अरावली के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद इसी अरावली श्रेणी से लूनी और एक लूनी हो गया और एक माही नदी दो निकलती है, और यह लूनी नदी क्या होती है, यह कच्छ के रण में, यानी यह एक स्थलीय क्षेत्र से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया अरावली श्रेणी, जिसका हम लोगों ने देख लिया उसका विस्तार कहाँ पर कहाँ तक है, इसका विस्तार अरावली श्रेणी का ये क्षेत्र में है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, विंध्याचल श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी के बारे में जानते हैं। यह जो विंध्याचल श्रेणी है यह नर्मदा नदी के ठीक समानांतर उत्तर में इसका विस्तार कहाँ है, पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा नदी के समानांतर में है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए विंध्याचल का, तो इसका विस्तार विंध्याचल का कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूरब तक बात की जाए तो यह झारखंड तक है। यानी यह जो पूरा इसके बात की जाए, अगर इसका बात की जाए पश्चिम से पूरब, तो भारनेर, कहाँ कहाँ, भारनेर, कैमूर, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ होते हुए यह झारखंड तक यह 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ध्यान में देखें, विंध्याचल श्रेणी नर्मदा नदी के ठीक समानांतर पश्चिम से पूरब तक भारनेर, कैमूर और पारसनाथ होते हुए झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विंध्याचल श्रेणी फैला हुआ है। उसके बाद बात की जाए सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी क्या है, यह जो सतपुड़ा श्रेणी है यह नर्मदा नदी के ठीक समानांतर जो ताप्ती नदी है, तो वह क्या है, ताप्ती नदी के जस्ट नीचे है, सॉरी ताप्ती नदी के ठीक उत्तर में है और नर्मदा के ठीक दक्षिण में है। यहाँ पर सतपुड़ा है। सतपुड़ा से हम लोग पढ़ते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या होता है, नर्मदा नदी निकलता है। तो यह सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है यह कहाँ है, सतपुड़ा की श्रेणी यह मुख्य रूप से कहाँ है, यह मुख्य रूप से जो सतपुड़ा का श्रेणी आता है यह मालवा के पठार, यह जो सतपुड़ा श्रेणी मालवा का पठार नहीं, यह दक्कन का पठार, यह जो दक्कन का क्षेत्र आता है यह मुख्यतः जो सतपुड़ा श्रेणी है वह दक्कन के पठार में स्थित है। अगर सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए तो इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में कहाँ से है, पश्चिम से देखा जाए राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके बाद मध्य में महादेव पहाड़ियाँ, मध्य में क्या है, महादेव पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में मैकाले की पहाड़ियाँ। तो यही है सतपुड़ा का विस्तार। तो ध्यान में देखेंगे यह सतपुड़ा नदी कहाँ है, दक्कन के, यह सतपुड़ा नदी है दक्कन के पठार में स्थित है। इसकी यह नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। अगर इसे बात की जाए तो इसे मुख्यतः सतपुड़ा को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन, पश्चिम से पूरब की बात की जाए तो राजमहल की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और पूर्वी मैकाले। और यही पूर्वी मैकाले क्या है, जिस मैकाले श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, अमरकंटक कि 1036 मीटर। इसी अमरकंटक से हम लोग पढ़े थे इससे पहले चैप्टर में, जहाँ पर क्या होता है, सोन, नर्मदा और महानदी का वहाँ से निकलता है, उद्गम क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोगों ने सतपुड़ा के बारे में समझ लिया, विंध्याचल के बारे में, अरावली के, और इस अरावली श्रेणी के जो मुख्य चोटी है वो कौन है, धूपगढ़ी। ध्यान में रखेंगे, धूपगढ़ी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और बात की जाए तो सतपुड़ा की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो सतपुड़ा की सर्वोच्च श्रेणी है ये अमरकंटक। सतपुड़ा नहीं बोलिए, सतपुड़ा श्रेणी के जो मैकाले है,
पर्वत है, उस मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है? वह अमरकंटक है। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है धूपगढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है या किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ी हो जाएगा किसका? अरावली का। और अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी या दक्षिणी विस्तार। तो सभी को ध्यान में रखते जाएगा, ये सब जो भी बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि, यह जो मुख्यतः मध्य उच्च भूमि को क्या है? मालवा का पठार के रूप में भी जाना जाता है। यानी यह जो मध्य उच्च भूमि है, नर्मदा नदी के ठीक उत्तरी भाग में फैला हुआ है। उसी के उत्तरी भाग में यह क्या है? यानी मालवा के पठार के अधिकांश भागों में मध्य उच्च भूमि फैला हुआ है, इसलिए इसे लगभग मालवा के पठार के रूप में ही जानते हैं। अब मालवा का पठार का बात की जाए तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश और मुख्यतः एमपी में है, लेकिन कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे क्या हो गया? कुछ यूपी हो गया, कुछ झारखंड हो गया, कुछ छत्तीसगढ़ हो गया। ये सभी क्षेत्र भी मालवा के पठार में आते हैं। तो मुख्यतः जो यूपी हो गया और एमपी हो गया और छत्तीसगढ़, ये दो क्षेत्र क्या होते हैं? इस मालवा के पठार के अंतर्गत में आते हैं। और कुछ क्षेत्र हम लोगों ने बात किया, कौन कौन? यूपी और झारखंड। तो अगर इस मालवा के पठार की बात की जाए तो यही है मालवा का पठार। इस क्षेत्र में देखिए, तो मालवा का पठार का बात की जाए तो इसके ठीक उत्तर में और पश्चिम में कौन है? अरावली श्रेणियाँ हैं। और इसके मध्य में कौन है? विंध्याचल श्रेणियां हैं, जिसका भी हम लोग चर्चा किए, विंध्याचल श्रेणियां हैं। और इसके ठीक पूर्वी भाग में कौन है? तो इसके पूर्वी भाग में हो गया मैकाले या महादेव पहाड़ियाँ। तो पूर्वी भाग में कौन हो गया? महादेव पहाड़ियाँ, जिसका चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जो है महादेव पहाड़ियाँ क्या है? यह सतपुड़ा का विस्तार है, जो पश्चिम से पूरब के पहला राजमहल, दूसरा मध्य में महादेव और पूरब में मैकाले है। इस तरह से इसका विस्तार। तो इसी का अरावली श्रेणी का जो चौहद्दे हो गया, ये उत्तर पश्चिम में अरावली हो गया, फिर मध्य में विंध्याचल हो गया, पूरब में महादेव पहाड़ियाँ हो गया, और पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल हो गया। तो इस तरह से ये जो मध्य उच्च भूमि या मालवा पठार का विस्तार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? दक्कन के पठार में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? जो इसका है मुख्य रूप से यह ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। यानी इसमें जो आग्नेय चट्टान है वह क्या हो गया? समय के साथ परिवर्तन होकर वहाँ पर क्या हो गया? काली मृदा का निर्माण किया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दक्कन का पठार किससे निर्मित हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार से आग्नेय चट्टानों से मिलकर समय के साथ परिवर्तन होकर वहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ। इसका जो दक्कन का पठार का मुख्य क्षेत्र कौन कौन है ध्यान में रखेंगे। इसका हो गया एमपी हो गया, एमपी का कुछ क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का। उसके बाद कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र आ गया, सॉरी कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र हो गया, यह पूरा क्षेत्र आ जाता। उसके बाद यह देखिए यही है, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद पश्चिमी आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र ये आता है। यही दक्कन के पठार के रूप में सम्मिलित है। तो ध्यान में देंगे दक्कन के पठार में कौन कौन है? दक्कन के पठार में है मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कर्नाटक का महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, फिर कुछ छत्तीसगढ़ का है, फिर कुछ पश्चिमी आंध्र प्रदेश का है, फिर कर्नाटक का है, फिर तमिलनाडु का कुछ भाग। यही दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। इस दक्कन के पठार के ठीक पश्चिमी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाते हैं। और इस सह्याद्री का जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन है? यह जो सह्याद्री का जो प्रमुख चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, वह है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर, और यही महाबलेश्वर से हम लोग चर्चा किए थे कि क्या होता है? कृष्णा नदी निकलता है, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। कर्नाटक के पश्चिम में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यही है। तो यही है सह्याद्री श्रेणी, जो क्या है? दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग जो सह्याद्री श्रेणी के नाम से आता है। इसका सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर है और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। इसके पूर्वी भाग को विदर्भ के रूप में जाना जाता है। तो ये दक्कन का पठार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट है,
इसके बारे में अब देखेंगे कुछ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से है? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के समानांतर, यानी महानदी के समानांतर होते हुए कहाँ तक है? यह नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। यही पूर्वी घाट के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर के अंतर्गत के क्षेत्र में यह पूर्वी घाट में क्या है, यानी पहाड़ियाँ, काफ़ी कटे छटे पहाड़ियाँ हैं, वन है, और यह जो कटे छटे पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों को क्या होता है? महानदी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन जैसी नदियों इसे क्या करती है? इसे काटती है, और काटने के बाद यह पूर्वी भाग में क्या करती? उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पूर्वी विस्तार हो गया। और इस पूर्वी विस्तार के अंतर्गत में जो उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, कुछ पहाड़ियां हैं जैसे महेंद्रगिरी हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हो गया नल्ला मल्ला हो गया। उसके बाद हो गया नल्ला मल्ला, पालकोंडा। उसके बाद तमिलनाडु में हो गया अन्नामलाई। उसके बाद पंचमलाई। उसके बाद पालनी। तो ये सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पूर्वी घाट के अंतर्गत में है। और इसी पूर्वी घाट के जो तमिलनाडु क्षेत्र में है वहाँ पर एक क्या प्रमुख स्टेशन है? प्रमुख कौन सा स्टेशन है? वह है हिल स्टेशन, जो यारकॉड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और आपको बता दें यह जो पूर्वी भाग है वह पश्चिमी भाग से कहाँ पे मिलती है? तो पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से वह जो मिलती है तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर, वह नीलगिरी के पहाड़ियों के पास। तो ध्यान में रखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को मुख्यतः सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जब पश्चिमी घाट पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसका जो मिलन होता है, आपस में मिलते हैं, यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्वी घाट के बारे में देख लिया। उसके बाद पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात की जाए तो इसका पश्चिमी घाट का क्या है? यह नर्मदा नदी के ठीक समानांतर, या फिर ताप्ती नदी भी वो ताप्ती नदी के ठीक समानांतर क्या है? बाएं सिरे से, यानी यहाँ से बाएं सिरे से क्या है? कन्याकुमारी, यानी केरल के कन्याकुमारी तक जो भाग है वह क्या कहलाता है? वह पश्चिमी घाट कहलाता है। इसकी जो लंबाई है यह 1600 किलोमीटर के आसपास में है। और इसका जो है पश्चिमी घाट वह क्या है? यानी कहाँ से? दक्षिण से पश्चिम की ओर आते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ता जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। यह पश्चिमी घाट क्या होता है? पूर्वी तट और तथा यह जो पश्चिमी घाट है यह पूर्वी घाट से मुख्यतः अभी हम लोग चर्चा की, यह कहाँ पर जाकर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। और यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु, यह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का जो मिलन बिंदु है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो वह क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी वह अनाईमुड़ी है। तो ध्यान में रखेंगे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। यह पूरा दक्षिण भारत में जो स्थित है कहाँ पर? यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और यह अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है? यह तमिलनाडु के दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है अन्नामलाई पर्वत। के बाद दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा, यह 2637 मीटर है। तो दूसरी क्या है? दूसरी सेकेंड सर्वोच्च चोटी है पश्चिमी भारत की, यानी पश्चिमी नहीं दक्षिणी भारत की, वह है दोदा बेटा, 2637 मीटर है। तो ध्यान में रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया। और आपको हम बता दें इस पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री कहे या पश्चिमी घाट कहे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। तो इसे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुख्यतः पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने
क्या देखा, भारत का पर्वतीय श्रृंखला तथा प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार था जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा भारत का जो भू आकृति का है, जो किस प्रकार से उसको विभाजन किया गया भौतिक तथा धरातल के संरचना के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने देखा उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, जिसे हम लोग देखिए उत्तर पर्वतीय श्रृंखला को ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय 4 में बांटा गया। फिर उस हिमालय को क्या किया गया, फिर 4 खंडों में कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा, कुमायूं, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा प्रायद्वीपीय पठार देखा। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने क्या देखा, जिसमें अरावली की श्रेणियाँ, तो अरावली की श्रेणियाँ में हम लोगों ने कहा धूपगढ़ी उसकी पर्वत चोटी थी। फिर हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ को देखा जो 1200 किलोमीटर में फैली हुई है। वो कहाँ कहाँ है, बाड़मेर था, पारसनाथ तक, झारखंड तक फैला हुआ था। फिर हम लोगों ने सतपुड़ा देखा, यह भी कहाँ से फैला हुआ, यह राजमहल, मध्य में शिवा महादेव पहाड़ियाँ और मैकाले पर्वत तक फैला हुआ। इसी मैकाले का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहाँ से हम लोगों ने देखा 3 नदियों का विकास होता। फिर हम लोगों ने देखा अरावली नदियों में, और क्या देखा कि सबसे पुरानी और प्राचीन श्रेणी है यह। इसी से कौन कौन, केन, लूनी और ये माही नदी का विकास हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा, प्रायद्वीपीय पठार में मालवा का पठार देखा। इस मालवा के पठार में कौन कौन सा, इस मालवा के पठार में केन, बेतवा और चंबल नदी का विकास हुआ है, जो क्या है, यानी जो पश्चिम और उत्तर से निकलकर उत्तर और पूर्व में जाकर रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं जो मालवा का पठार है वह क्या है, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ढाल की ओर है, क्योंकि ये नदियाँ निकलकर चंबल नदी कहाँ, यमुना में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार में देखा, प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका उत्तर में कौन है, अरावली की श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है तथा ये सतपुड़ा है, उसे हम लोगों ने देखा। फिर इसके ठीक उत्तर पूर्व में यही क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। इसी छोटा नागपुर के पठार है जो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो मालवा का पठार है ठीक इसके सुदूर में क्या है, इसके सुदूर में कौन बहती है, दामोदर नदी तथा छोटा नागपुर के पठार से वो निकलती है। तो इसलिए दामोदर नदी का जो घाट है वह मुख्यतः कोयले की पट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो छोटा नागपुर के पठार में। तो वहाँ पर और अवरक और भी अयस्क वहाँ पे मिलते हैं। तो ध्यान में रखें, कोयला की पट्टी के लिए छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वह काफ़ी चर्चित है, काफ़ी वहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके ठीक सुदूर में दामोदर नदी जो बहती है वो देखें हम लोग, मालवा के पठार के ठीक सुदूर में। उसके बाद हम लोगों ने दक्कन का पठार देखा। दक्कन के पठार में हम लोगों ने क्या देखा कि यह मुख्यतः कौन कौन क्षेत्र में है, यह मुख्यतः कुछ भाग वो एमपी में, फिर अधिकांश भाग महाराष्ट्र में, उसके बाद कुछ भाग कर्नाटक में, कुछ भाग तमिलनाडु में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में, ये सभी क्षेत्र दक्कन के पठार के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पूर्वी घाट को देखा, पश्चिमी घाट को देखा। पूर्वी घाट में हम लोगों ने महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, पालकोंड, अन्नामलाई, पंचमलाई और इसी तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन यारकोट के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जब मिलता है तो वह जो स्थान है नीलगिरी का पहाड़ियाँ कहलाता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु और केरल के मिलन बिंदु पर स्थित है। उसके बाद इसकी लंबाई हम लोगों ने 1800 किलोमीटर के आसपास में देखा। इसमें देखा बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं इसको, जो कौन कौन है, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा और कावेरी नदियाँ मुख्यतः इसको विभाजित करती है, जो उपजाऊ मैदान और डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट में हम लोगों ने देखा इसका विस्तार ताप्ती नदी के ठीक बाएं से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ। यह लगभग 1600 किलोमीटर में है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलन बिंदु है वह नीलगिरी के पहाड़ियों पर है, जो मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का मिलन बिंदु पर नीलगिरी का पहाड़ियाँ। फिर इसमें ले दो पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी हम लोगों ने अन्नाईमलाई के बारे में देखा, जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। यह अन्नामलाई कहाँ है, यह अन्नाई मुड़ी, यानी जो अन्नाई मुड़ी पर्वत श्रृंखला है यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर है। और यह जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला यह तमिलनाडु के कहाँ पर है, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में विस्तरित है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, जो 2637 मीटर है। कितना, 2637 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद
जो बच गया है वह कौन कौन सा बच गया है? वह बच गया भारत का मरुस्थलीय भाग, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद द्वीप। तो इसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तथा इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिगर के साथ में आपको याद हो गया होगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा और समझ कर याद करिए, 100% आपको याद होगा और लंबे समय तक वो मेमोराइज रहेगा। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।